Hello everyone, very good morning to all of you and good evening to all of you. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने पीजीपीपी का रिवीजन कंप्लीट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम और अदर क्वेश्चंस वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो है डेट वन इज क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा, जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाते चल रहा हूँ. फोकस रखना. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं देखो. मिस्टर अभिमन्यु इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पॉइंट टू बी नोटेड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि क्योंकि बंदा जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में इंगेज्ड है, इसका मतलब यह हुआ कि ही इज एलिजिबल फॉर एसएलएम ऑल्सो. आगे, ही ऑलवेज ऑप्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन और डब्ल्यूडीवी फॉर द इनकम टैक्स पर्पस. तो हमें बता दिया कि उस बंदे ने ब्लॉक ऑफ असेट मेथड यूज़ किया है. चलो कोई बात नहीं, चलेगा. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउेबल. क्या क्या क्लेम करना है हमें, क्या क्या कैलकुलेट करना है. डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स फॉर 21-22. ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक और 15% का रेट है 42 लाख. न्यू मशीनरी परचेज्ड. अब देखो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे न्यू मशीनरी बोला हुआ है एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें मिल सकता है न्यू मशीनरी के हिसाब से. इवन दो वी आर बोलो बेटा फटाफट बोलो. एडिशनल डेप्रिसिएशन का हमें बेनिफिट मिलेगा इवन दो वी आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो क्या हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा? यस. तो यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है. सेकंड पॉइंट क्या बोला गया, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो. दिस मशीन हैड बीन यूज्ड ओनली इन कोलंबो अर्लियर. इसका मतलब इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रही है बट फॉर द पर्पस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन वी विल कंसिडर इट एज अ सेकेंड हैंड मशीन. देयरफॉर इसका कोई एडिशनल बेनिफिट हमें मिलने वाला नहीं है. जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो मिलेगा. न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन जनरेशन विंग ऑफ द यूनिट. मतलब ये जो कंप्यूटर है इसके लिए भी हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा. बट ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली 3 असेट जो है वो 15% को बिलोंग करती है, जबकि ये जो फोर्थ असेट है ये 40% को बिलोंग करेगी. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, एकदम सिंपल है. डेप्रिसिएशन पूछा है, जो पूछा है वो दीजिए. क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. जो पूछा गया वही बोलिए. अलाउंस डेप्रिसिएशन अलाउंस अंडर सेक्शन 32 फॉर कौन से पीरियड के लिए बोला गया है, असेसमेंट ईयर 21-22. तो आप भी लिख दीजिए AY 21-22. दो बार आपको सॉल्व ना करना पड़े, जितने ब्लॉक हो एक साथ ही सारे के सारे कवर करना ताकि आपका एक ही बार में काम हो जाए. हमारे पास 2 ब्लॉक है. एक तो ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का जो कि 15% बिलोंग करता है रेट, और दूसरा ब्लॉक है ब्लॉक 2 कंप्यूटर का जो कि 40% रेट अट्रैक्ट करेगा. स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सबसे पहले तो हम बोलेंगे पॉइंट नंबर ए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1/4/2020 दिया गया. हाँ जी दिया गया. प्लांट एंड मशीनरी के केस में दिया है 42 लाख की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है. बट कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं है ना. इन्फॉर्मेशन होगी तो लेना, ना दी है तो नहीं ले लो, ठीक है. अब पॉइंट नंबर बी क्या करेंगे, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर. क्या ले लूंगा मैं, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर. अब मुझे बताओ एडिशन ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ. सर एक तो हमने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है. न्यू प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेस करके रखी है. कब परचेस की, ऑन 12 अक्टूबर 2020. पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे देखो ध्यान से, कब परचेस किया आपने, 12/10/2020. और दूसरी जो इम्पोर्टेड मशीनरी वो कब आई है, 12 अप्रैल 2020. अब दोनों में एक डिफरेंस और भी है. क्या डिफरेंस है कि यदि मैं इसकी पुट टू यूज़ की बात करूँ, देखो पुट टू यूज़ की अलग से डेट दी है क्या, नहीं दी. जब भी पुट टू यूज़ की स्पेसिफिकली डेट नहीं दी जाती तो जिस दिन आपने परचेस किया उसी दिन मान लेना कि वो असेट हमने पुट टू यूज़ कर लिया. तो ये लेस देन 180 डेज हो जाएगा. जबकि फर्स्ट वाले केस में पुट टू यूज़, सॉरी सेकेंड वाले इंपोर्टेड वाले केस में पुट टू यूज़ क्या होगा, मोर देन 180 डेज. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ रेट मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज, ठीक है. तो अब मैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो 12/10/2020 को परचेस की, इसके लिए हम ब्रैकेट में लिख देते पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज ताकि हमें ध्यान रहे. कितने में परचेस की गई, सर ये परचेस की गई थी 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख लिख दीजिए. दूसरा हम क्या लिखेंगे, इंपोर्टेड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो. और कब, 12 अप्रैल 2020.
एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पुट टू यूज़ क्या होगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पुट टू यूज़ मोर देन 180 डेज, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 180 डेज। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 9 लाख रुपीज़ का हमने परचेस कर रखा है, तो 9 लाख यहाँ पे लिख दो। अच्छा, क्या कोई कंप्यूटर हमने परचेस किया, आंसर इज यस, हमने कंप्यूटर भी परचेस करके रखा है, तो लिखो कंप्यूटर, कंप्यूटर जो कि हमने इंस्टॉल्ड कर रखा है। कहाँ इंस्टॉल किया, इंस्टॉल्ड इन जनरेशन विंग, पावर जनरेशन विंग में हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। कब परचेस किया, ऑन 15 जुलाई 2020। इसका मतलब पुट टू यूज़ यहाँ पर भी मोर देन क्या आएगा, पुट टू यूज़ मोर देन और इक्वल टू 180 डेज आ जाएगा। हाँ जी सर, कितने का परचेस किया है, 2 लाख, तो 2 लाख रुपए हम कहाँ लिखेंगे, कंप्यूटर वाले कॉलम में यहाँ पर। इतना सब होने के बाद अब पॉइंट नंबर सी मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस WDV। ग्रॉस WDV हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो आपका सिंपली 2 लाख रुपए आ जाएगा। अपने कंसेप्ट से भटकना मत, जैसा आपको सिखाया उसी तरीके से सॉल्व करते चलो, कहीं पर कोई गलती नहीं होगी, आराम से हमारा सॉल्व हो जाएगा। और ये यहाँ पर ग्रॉस WDV कितना आ जाएगा, 61 लाख। कैसे आया, 42 + 10 52 और 9 61। अब क्या करूँगा, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर। हाउएवर सेल है नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट लिख दो सेल ड्यूरिंग द ईयर, क्या हो जाएगा, नील, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, नील, हमने कुछ भी बेचा नहीं है ड्यूरिंग द ईयर। तो अब जो मेरे पास आएगा पॉइंट नंबर ई, वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर WDV फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, बराबर है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 61 लाख आ जाएगा, और यहाँ पर हम कितना ले आएंगे, 2 लाख रुपीज़। इज इट क्लियर, बात समझ में। अब पॉइंट नंबर एफ, लेस करो डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि हमेशा पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में भी पहले कौन सी असेट को क्लिक करना है आपको, असेट पुट टू यूज लेस देन, बोलो 180 डेज, बराबर है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। कौन सी असेट है पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, 10 लाख वाली। तो सबसे पहले 10 लाख के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इंटू 7.5%। वाई, बिकॉज ये 15% का ब्लॉक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75,000, ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। अब बैलेंस WDV के ऊपर, बैलेंस WDV के ऊपर कैसे, आउट ऑफ 61 लाख 10 लाख के ऊपर तो आप क्लेम कर चुके, तो अब बचा कितना, 51 लाख। 51 लाख का कितना परसेंट ले लूँ मैं, 15%। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, और साथ में 2 लाख का कितना ले लूँ, 40%। वाई, बिकॉज फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 2 लाख का 40% तो 8,000 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, बोलो, बराबर है ना, कितना हो जाएगा, 80,000, 40% 80,000 हो जाएगा 2 लाख का। 51 लाख का 15%, तो 50 लाख का 15% मतलब 75 प्लस 15 115, तो ये हो जाएगा आपका 7,65,000। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो हमारा क्या हुआ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब लेस क्या करूँगा मैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस के ऊपर मिलेगा। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिल जाएगा, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या कंप्यूटर के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है क्या, सोच के आंसर देना। क्या कंप्यूटर के लिए हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, आंसर इज यस। वाई, हमने क्या बोला, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल है, पॉइंट नंबर 1, अदर देन सेकेंड हैंड, अदर देन शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, अदर देन इक्विपमेंट या अप्लायंसेस इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और रेस्ट हाउस, रेसिडेंशियल फ्लैट एटसेट्रा। कंप्यूटर मैंने इंस्टॉल कहाँ किया, इंस्टॉल इन जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब इट इज़ डायरेक्टली लिंक विद द प्रोडक्शन, तो इसका भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अब एडिशनल डेप्रिसिएशन जो हमें मिलने वाला है, 2 असेट, एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा है कंप्यूटर। अब इसमें भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अब ये पुट टू यूज़ कैसी है, बोलो, पुट टू यूज़ लेस देन मैंने क्या किया, 180 डेज किया। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, 10 लाख का 10% यहाँ पर हम क्लेम कर लेंगे, डेट इज़ 1 लाख। और यहाँ पर मैं नोट भी लिखूंगा, यहाँ पे डॉलर लगाता हूँ, नीचे नोट लिखूंगा कि बैलेंस 10 लाख, क्या लिखूंगा मैं, बैलेंस 10 लाख गोइंग टू बी क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है। हाउएवर
जब हम बात करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर की, तो अब मुझे बताओ कंप्यूटर के केस में मैं क्या करूँगा, क्योंकि कंप्यूटर मोर देन पुट टू यूज़, बोलो कितना है, मोर देन 180 डेज है पुट टू यूज़, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटायर कंप्यूटर कितने का है, 2 लाख, 2 लाख का कितना परसेंट, 20%, कितना हो जाएगा 20%, 40,000, तो 40,000 इज अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा, सब्सिक्वेंट कोई और एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली अब मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर EFG, देयरफॉर क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 मार्च 21 कितना होगा, चलो काउंट करो, 61 लाख में से माइनस करो, और 2 लाख में से माइनस करेंगे तो ये तो 80,000 आ जाएगा, ये हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम मुझे ये बताइए यहाँ पर कितना आएगा, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 51,60,000 बराबर है। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था सर डेप्रीसिएशन, तो जब आपने अपने आप, वैसे तो आंसर आपका कंप्लीट हो चुका, बट फिर भी आप नीचे आके लिख दीजिएगा देयरफॉर डेप्रीसिएशन एलिजिबल या डेप्रीसिएशन अवेलेबल। क्या लिखोगे, नॉर्मल डेप्रीसिएशन 15% ब्लॉक में इतना मिला, एडिशनल डेप्रीसिएशन 15% ब्लॉक में इतना मिला, कंप्यूटर वाले ब्लॉक में इतना मिला, फाइनल आंसर लिख दिया। साथ में एक नोट लिखना, नोट क्या लिखेंगे हम बताओ, चलो नोट क्या लिखेंगे कि जो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी कैन बी क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है, दैट्स इट, क्लियर है। तो यदि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पर्पसफुली मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको ये समझ में आए कि WDV SLM में से कौन सा मेथड सिलेक्ट करना, क्योंकि असेसी कौन है, जनरेशन, इंगेज्ड इन द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो यदि कुछ नहीं लिखा रहता तो हम SLM भी ले सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने क्लियर कट लिख ही दिया कि WDV लो, तो हमने WDV लिया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा रीज़न क्या था इसे लेने का, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लॉक एक साथ मैं आपको बना के दे रहा था और एडिशनल डेप्रिसिएशन की भी बातें करनी थी, और आपको ये भी रिकलेक्ट करवाना था कि सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में, चाहे वो इम्पोर्टेड क्या होना हो, हमको डिडक्शन नहीं मिलता। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब यदि बात समझ में आ गई तो हम आगे की बात करते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। कौन से क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, मिस्टर गोपी कैरिंग ऑन बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर कन्वर्टेड द सेम इनटू लिमिटेड कंपनी। प्रोप्राइटर बिजनेस था जिसको हमने लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019। यदि आपको याद होगा तो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको बोला था आपको सॉल्व करना है विदाउट फेल, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, द नेम ऑफ द कंपनी इज गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, ये गोपी है, गोपी कर लो इसको, गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड। द डिटेल्स ऑफ द असेट्स आर गिवन बिलो। ब्लॉक 1 जो है WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 15% से इतना दिया है, बिल्डिंग का भी आपको रेट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, द कंपनी गोपी पाइप्स लिमिटेड, मतलब जो नई कंपनी है, एक्वायर्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन दिसंबर 19, 10 लाख। क्या ये हमारे कन्वर्जन के बाद लिया गया है, यस, इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सिर्फ किसको मिलेगा, न्यू एंटिटी को। आगे, इट हैज़ बीन डूइंग द बिजनेस फ्रॉम 1/7/2019, कंप्यूट द क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड बाय द गोपी एंड सक्सेसर गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करवा दूँ, 2021 असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है। इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये ऑलरेडी हमें बोला गया है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन में बोल देता है इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो अपना दिमाग मत लगाना, चुपचाप इग्नोर कर देना, है ना, अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हम अपना माइंड वहाँ पे मत लगाना, नहीं नहीं हम तो बोलेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, अरे जाने दो ना, वो बोल रहा है ना इग्नोर करो, करो ना इग्नोर, इग्नोर करना आना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। अब इस केस में सबसे पहले तो आप ये समझ लो, सबसे पहले आप ये समझो कि ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपके पास एक टाइमलाइन होना चाहिए। कौन से ईयर की बात हो रही है सर, ये बात हो रही है प्रीवियस ईयर 1920 की। इस 1920 में कन्वर्जन कब हुआ, तो हमने बोला जी कन्वर्जन जो हुआ है वो हुआ है 1/7/2019 को। कन्वर्जन कब हुआ है, 1/7/2019। कन्वर्जन टेक्स प्लेस ऑन 1 जुलाई 2019। इसके पहले तक
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो कंपनी थी वो क्या हुआ करती थी, गोपी, मिस्टर गोपी, दैट इज इंडिविजुअल था, ठीक है। और इसके बाद दिस डेट ऑनवर्ड्स वो हो गया गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी बीच में हमने एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर परचेस की। कब परचेस की, क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस की ऑन दिसंबर 19 फॉर ₹10 लाख। लिख लो, इस बात को भी यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड 10 लाख। कब एक्वायर की, इन द मंथ ऑफ दिसंबर 19। क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आप कभी आपको मिलेगा नहीं देखने, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। हमारे पास दो ब्लॉक है, एक है ब्लॉक नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी का 15% और दूसरा जो ब्लॉक है हमारे पास वो कौन सा है, बिल्डिंग का 10%। हमने जो नई एसेट परचेस की है वो प्लांट एंड मशीनरी है, हाँ जी प्लांट एंड मशीनरी है। तो यदि आप पहले चाहें तो बिल्डिंग को पहले आप सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले हम पहला ब्लॉक देख लेते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, बिल्डिंग का ब्लॉक। बिल्डिंग कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोला था हमें, 10%, लिख दिया। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एज इफ देयर इज अ नो कन्वर्जन टेक्स प्लेस, कोई कन्वर्जन हुआ ही नहीं। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, मैं क्या बोलूंगा, ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/19, कितना दिया ओपनिंग WDV मुझे, 25 लाख रुपए का दिया हुआ है, ठीक है। एडिशन कुछ नहीं है, डिलीशन कुछ नहीं है, ना आपने कुछ नई एसेट एक्वायर की, नई बिल्डिंग एक्वायर की, ना ही कुछ सेल किया। तो स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पर क्या डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूँ, देयरफॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो जाएगा बोलो, 2,50,000 हो जाएगा बिल्डिंग के ऊपर। अब ये जो 2,50,000 का डेप्रिसिएशन है, इस 2,50,000 के डेप्रिसिएशन को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बराबर है ना। ये 2,50,000 के डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक नंबर 1, मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो इजी वाला था वो मैंने आपको पहले करवा दिया। अब आएगा सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक किसका है, प्लांट एंड मशीनरी का। तो ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी का 15% का है। अगेन एज इफ देयर इज अ नो कन्वर्जन टेक्स प्लेस। सबसे पहले बताओ ओपनिंग कितना है, ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/19 कितना दिया है, 12 लाख रुपए दिया हुआ है, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, क्या मैंने जो नई प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है वो बिफोर कन्वर्जन परचेस किया, आफ्टर कन्वर्जन। यदि मैंने बिफोर कन्वर्जन परचेस की होती, मतलब सपोज आपने यहाँ कहीं पे प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया, तो उस सिचुएशन में क्या करना, इसके ऊपर का जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ डेज और यहाँ से यहाँ तक के नंबर ऑफ डेज। वो प्लांट एंड मशीनरी जो कि पहले से एग्जिस्टेंस में, उसका डेप्रिसिएशन आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के लिए। और वो प्लांट एंड मशीनरी जो कि आपने आफ्टर कन्वर्जन परचेस की है, कब परचेस की, आफ्टर कन्वर्जन, उसका डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ न्यू एंटिटी को देना है, पुरानी एंटिटी को उसका कोई डेप्रिसिएशन देने का लॉजिक बनेगा क्या, नहीं। तो एक बार के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। बट ध्यान देने वाली बात कब है, एडिशन जो हुआ है वो क्या हुआ है, आफ्टर कन्वर्जन। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज्ड बाय गोपी पाइप्स लिमिटेड ओनली फॉर दिसंबर 19, मतलब फॉर लेस देन, बोलो कितना, 180 डेज, क्लियर है। कितने का एडिशन था सर, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब यहाँ पर और कुछ तो है नहीं, टोटल कितना हो गया, 22 लाख WDV फॉर डेप्रिसिएशन, लेस क्या करूँगा मैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अब क्लेम करें तो ध्यान रखना ओपनिंग के ऊपर आप अलग से क्लेम कर लो, क्योंकि नीचे वाला डेप्रिसिएशन सिर्फ किसका है, सिर्फ और सिर्फ किसका है, न्यू एंटिटी का। तो आप क्या बोलोगे, 10 लाख के ऊपर कितने परसेंट से, 7.5% से डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, 75,000 रुपये, बराबर है। और बैलेंस के ऊपर मतलब 12 लाख के ऊपर कितने परसेंट से, 15% से, 15% से 12 लाख का कितना होता है, 1,80,000। तो ये 1,80,000 का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। अब टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमारे पास आ चुका है। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब क्या, अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन।
ये आपके वर्किंग नोट में दिखा देना। अब करना अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रीडिसेसर, दैट इज मिस्टर गोपी, प्रोप्राइटरी फॉर्म, ठीक है। अब इनको डेप्रिसिएशन कितने में मिलेगा? और दूसरा क्या होगा आपका? सक्सेसर। सक्सेसर कौन है? गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ डेज कितना होगा? सबसे पहले 1 अप्रैल 19 टू 30 जून 19, ये ओल्ड वाला हो गया। न्यू वाला क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 19 टू 31 मार्च 20। नंबर ऑफ डेज काउंट करो, अप्रैल मई जून, 3 मंथ। 3 मंथ्स के कितने नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे? 91 डेज, क्योंकि मई में 31 डेज होते हैं। बाकी का काउंट करिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल कितने डेज होंगे? बैलेंस निकालो ना, 274 डेज। अब मुझे बताइए, सबसे पहले तो ये 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं? 365 मल्टीप्लाई बाय 91 डेज, एक डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा। ये क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। कैसे आया डेप्रिसिएशन? ये 2,50,000 का डेप्रिसिएशन था जो कॉमन है, तो उसको मैंने नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एट द सेम टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बताओ फटाक से, क्या करूंगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का कॉमन डेप्रिसिएशन कितना है? सर कॉमन सिर्फ 1,80,000 है। जो 75,000 का डेप्रिसिएशन है वो तो प्योरली किसका है? गोपी पाइप्स का है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 1,80,000 इंटू 91 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, दोनों का अमाउंट बताइए कितना आ रहा है टोटल, ठीक है। ये आप पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब आपका ये पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी के लिए अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे तो सिंपल है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग अगेन 2.5 लाख माइनस जो भी फिगर वहाँ से आएगा वो माइनस कर दो। और यदि आपको माइनस नहीं करना तो सिंपली क्या करो? नंबर ऑफ डेज डेट इज 274 मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इनटू क्या करूँगा? 274 डेज डिवाइड बाय 365। डबल कैलकुलेशन ना करना पड़े तो माइनस करके लिख देना। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो कॉमन डेप्रिसिएशन पहले ले लो 1,80,000 का इंटू 274 डिवाइडेड बाय 365। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो न्यूली हमने परचेस किया, न्यूली एक्वायर्ड, जिसका डेप्रिसिएशन सिर्फ किसको मिलना चाहिए था? सक्सेसर को। कितना है? 75,000। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली 75,000 लिख दो। अब फटाफट कैलकुलेशन करो और बताओ दोनों को कितना कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा। समझ में आया क्या कुछ? चेक करिए। चेक किया क्या? कैलकुलेशन करो। क्या करेंगे? 2.5 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू क्या कर दूंगा? 91। तो ये आपका आ गया 62,329 ले लो, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे? 2.5 लाख। तो आपका नीचे का आंसर आ जाएगा 187,671, ठीक है। अब 1,80,000 के साथ डिवाइड बाय 365 इंटू 91 कितना आ रहा है? 44,877 माइनस 1,80,000 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1,35,123। अब फटाफट क्या करेंगे? एडिशन 62,329 प्लस 44,877, ये आपका आंसर आ गया 1,07,206। दिस इज द डेप्रिसिएशन विच इज बिलोंग टू द मिस्टर गोपी। अब पाइप्स लिमिटेड के लिए बताओ, 187,671 प्लस 135,123 प्लस 75,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 397,794। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आपसे पूछा गया था, आपसे डेप्रिसिएशन ही तो पूछा था, हमने डेप्रिसिएशन निकाल के दे दिया, डेट्स इट। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। यदि आप में से किसी को भी क्वेश्चन नंबर 12 में यदि कोई डाउट हो या समझना हो कैसे बना तो प्लीज़ पूछ लीजिए डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने सॉल्व कर लिया है। कैसे सॉल्व किया है ये देखिए। सर एग्ज़ाम में ऐसा सॉल्व कर सकते हैं? ऑफकोर्स एग्ज़ाम के लिए तो हम चेक कर रहे हैं।
तो एग्ज़ाम में सिमिलर मैनर में आपने सॉल्व करके आए, ये दोनों वर्किंग नोट बना देना, तो भी आपका काम हो जाएगा, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। या आप एग्रीगेट भी सॉल्व कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए, आ गए क्वेश्चन नंबर 18 में। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, प्लीज एवरीवन। Mr. Praveen Kumar has furnished the following particular relating to the payments made towards the scientific research for the year ended 31st March 2021. Compute the amount of deduction। हमेशा फर्स्ट लाइन में यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो लास्ट लाइन में आ जाना और ये चेक करना कि पूछ क्या रहा है। क्या बोल रहा है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 अवेलेबल अंडर सेक्शन 35 while arriving at the PGBP. नोट के रिसर्च लिमिटेड, ऊपर को ही दिया होगा नाम, एंड LMM कॉलेज आर अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस, ओके, एंड दीज पेमेंट्स आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। चलो एक एक करके बात है, आज की डेट में तो कोई झंझट ही नहीं है। यदि आपने एलिजिबल डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च को किया है तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, याद ही नहीं रखना ज़्यादा कुछ। चाहे आप सोशल स्टैटिकल रिसर्च के लिए डोनेशन दे रहे हो तो भी 100%, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहा हो तो भी 100%, इंडियन कंपनी को डोनेशन दिया विद द ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च है, तो भी 100%, क्योंकि 150% वाला तो गवर्नमेंट ने वाइंड अप कर दी, 125% वाइंड अप कर दी, तो आज मेरे पास है वो सारे कितने, 100%। तो फटाफट चेक करो। सबसे पहले पेमेंट टू द के रिसर्च। अच्छा, के रिसर्च के बारे में मुझे क्या बोला गया? अप्रूव्ड है, इसका मतलब एलिजिबल है, एलिजिबल है तो इसका कितना परसेंट मिलेगा? 100% डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आगे पेमेंट टू द LMN कॉलेज। अब LMN कॉलेज इज ऑल्सो अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसका भी मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 100%। पेमेंट मेड टू द OPQ कॉलेज। अब देखो आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, यदि OPQ कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड कॉलेज होता, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती, तो क्या मुझे वो नीचे वो भी बताता? यस, बट उसने तो मुझे बताया ही नहीं, उसने सिर्फ किसके बारे में बोला? के रिसर्च और के रिसर्च लिमिटेड और LMN कॉलेज। इसका मतलब ये कैसा है? अनअप्रूव्ड है, और क्योंकि अनअप्रूव्ड है OPQ तो इसका कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? नील। आगे पेमेंट मेड टू द नेशनल लेबोरेटरी। अब नेशनल लेबोरेटरी को जब हम डोनेशन देते हैं तो 100% डिडक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मशीनरी परचेस्ड फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डोनेशंस की बातें चल रही थी, हमने डोनेशन दिया डोनेशन दिया डोनेशन दिया, बट अब ये जो बातें कर रहा है ये कैसी बातें कर रहा है? इन हाउस रिसर्च। अच्छा, इन हाउस रिसर्च में भी आज की डेट में तो दिक्कत है ही नहीं, 100% फ्लैट डिडक्शन है। क्या किया? मशीनरी परचेस फॉर इन हाउस रिसर्च, हमने क्या पढ़ा है? 100% डिडक्शन आपको मिलेगा अदर देन द लैंड। यस, हमने क्या परचेस किया? बिल्डिंग, सॉरी मशीनरी, तो क्या 100% डिडक्शन मिल जाएगा? यस मिल जाएगा, इसका भी मिलेगा। आगे ये कैसे नेचर का डिडक्शन था? कैपिटल। आगे पढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे सैलरीज टू द रिसर्च स्टाफ इंगेज्ड इन द इन हाउस, क्या सैलरी का भी डिडक्शन मिलता है? ये कैसा है? रेवेन्यू, रेवेन्यू 100% डिडक्शन मिलेगा, हाँ मिलेगा। अब फटाफट आंसर देखो, क्या करेंगे? पहले वाले केस में मैंने कितना बोला? 20 लाख पूरा मिल जाएगा, दूसरे केस का 15 लाख पूरा मिलेगा, तीसरे केस में नील, चौथे केस में 8 लाख का मिलेगा। ये इन हाउस रिसर्च वाला नहीं, ये डोनेशन जो दिया उसका डिडक्शन है। अब इन हाउस के लिए कितना मिलेगा? 25 लाख यहाँ मिल जाएगा, 12 लाख यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब टोटल डिडक्शन अवेलेबल टू द प्रवीण कुमार इज 20 + 15 + 8 + 25 + 12, तो ये आपका कितना हो गया? 80 लाख। 80 लाख अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। सिंपल क्वेश्चन है ना? अरे सिंपल क्वेश्चन है, बोलो हाँ नहीं, कुछ तो बोल दो। सिंपल है ना? कितने इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क करके जाना। सिंपल है बट एग्जाम में आएगा तो आपको क्लिक रहेगा, पहले से किया रहेगा तो इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब डायरेक्टली आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में। कहेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, प्लीज एवरीवन क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नहीं है? 23 में आ जाओ। 23 है क्या, पहले ये समझ लेते हैं 23 क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। MNP लिमिटेड कमेंस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस of a new 4-star hotel
इतना पढ़ने के बाद तो समझ में आ रहा है कि ये 35 AD से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि मोर देन 2 स्टार होटल्स जब आप बनाते हो दैट बिजनेस इज स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसके रिस्पेक्ट में हमें 100% डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 35। अच्छा, किसका डिडक्शन मिलता है सर? डिडक्शन मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का अदर देन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल असेट। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का क्या होगा? उसका तो वैसे भी 100% मिल ही जाएगा, याद आना चाहिए ना 35 एडीएन। चलो आगे पढ़ते हैं। चेन्नई ऑन 1/4/2020, ठीक है। द कंपनी इंकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, पॉइंट टू बी नोटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर 40 लाख ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी 20 एंड मार्च 20, ओके, to March exclusively for the above business and capitalize the same in the books of accounts. Okay, capitalize किया तो deduction मिलेगा. Further, during previous year 2021 it incurred, हमने further investment किया capital expenditure 2.5 करोड़ का, out of which 1 करोड़ towards the acquisition of land. All of you are aware acquisition of land का नहीं मिलता है, exclusive for above business. आगे, the profit from the business of running this hotel before claiming profit before claiming 35 AD is rupees 80 lakh. The company also has another existing business. ये अब आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। another business है मेरा, another existing business है of running of 4-star hotels in Kanpur which commenced operation 5 years back, जिसका प्रॉफिट 130 लाख है। आगे, compute the PGBP income of MM Limited, MM Limited नहीं है, MNP Limited, assuming that it has fulfilled all the conditions specified for claiming 35 AD and not claimed any other deduction in chapter 6. Okay, would MNP Limited be entitled to deduction under section 35 AD if it transfer its operation to PQR Limited? दो अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा whether this business is eligible for 35 AD or not. तो आंसर इज यस, इट इज एलिजिबल बिकॉज होटल इज मोर देन 2 स्टार। हमने पढ़ा है ना, 100 से ज़्यादा बेड के हॉस्पिटल्स बनाया, 2 स्टार से ज़्यादा होटल्स बनाई तो एलिजिबल है। बिल्ड एंड ऑपरेट, बिल्ड एंड ऑपरेट, बिल्ड एंड ऑपरेट, क्लियर है ना? तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जो 35 AD का डिडक्शन मिलने वाला है दैट इज 100% इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन बोलो क्या क्या, अदर देन लैंड, गुडविल, ऐसे गुडविल फाइनेंशियल असेट है नहीं, फिर भी आप लिख दो फाइनेंशियल असेट। अच्छा, करना क्या पड़ेगा इसके लिए सर? हमें करना पड़ेगा 2 स्टार एंड अबो, क्या न्यू होटल हमें बनानी पड़ेगी जो कि 2 स्टार एंड अबो कैटेगरी वाली है, और उसे सिर्फ बनाना नहीं है, आपको क्या करना है? बिल्ट एंड ऑपरेट, ऑपरेट भी करना है, सिर्फ बना के मत छोड़ देना। बिल्ट एंड ऑपरेट, ये आपको मैंने लिखवाया हुआ है, ये आपको सबको पता है, ठीक है? बिल्ट एंड ऑपरेट, क्लियर? अच्छा, अब यदि आपको यहाँ तक की बातें क्लियर होगी तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो पहले तो आप ये कहानी लिख दीजिएगा कि 35 AD में न्यू होटल यदि आप बिल्ड एंड ऑपरेट करते हो तो उसका डिडक्शन मिलता है डेट टू 100% इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन सो एंड सो। और अब उसका फिर कैलकुलेशन करना, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मुझे बताओ उस बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ न्यू 4 स्टार होटल इन चेन्नई, कितना दिया मुझे बिजनेस? उन्होंने बोला जी 80 लाख का प्रॉफिट हमारा बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन, मैंने लिख दिया 80 लाख। अब लेस क्या करूंगा मैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि 35 AD का डिडक्शन जो है, जितना बिजनेस जितनी इनकम है उस बिजनेस से उतना हम अलाउ कर लेंगे, बट बाकी का जो बैलेंस बचेगा दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। कितने पीरियड के लिए? इनफाइनाइट पीरियड के लिए। और किसके साथ सेट ऑफ हो सकता है? ओनली टूवर्ड्स द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। देखेंगे, चलो ये बात करेंगे। अब सबसे पहले बताओ डिडक्शन के लिए क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे कितने हैं सर? कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने क्या किए हैं? इंकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट, मतलब प्रायर टू 1/4/2020 एंड कैपिटलाइज, और क्योंकि मैंने कैपिटलाइज कर दी है
तो क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगा? यस, ये बात मैंने आपको समझाई थी और मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल भी इसके लिए लेके रखा था। एज ऑन 1/4/2020 कितना अमाउंट था सर? ये अमाउंट था हमारा 40 लाख का। 40 लाख का है तो 40 लाख का 100% डिडक्शन मिल जाएगा मुझे। लिख दो 40 लाख एंटायर अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट, बाकी के कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल खर्चे हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज अ पोस्ट कमेंसमेंट। क्या पोस्ट कमेंसमेंट का भी मिलेगा? यस मिलेगा। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 2.5 करोड़। बट आउट ऑफ द 2.5 करोड़ 1 करोड़ की तो सिर्फ लैंड है, और लैंड का कोई डिडक्शन मैं आपको देता हूँ क्या? नहीं देता। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा जी देखो 2.5 करोड़ के एक्सपेंसेस है, बट आउट ऑफ द 2.5 करोड़ 1 करोड़ की तो लैंड है, और लैंड इज़ नॉट एलिजिबल। और क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख का मिलेगा। क्लियर है? अब यदि यहाँ तक की बातें क्लियर है तो अब मुझे बताओ फाइनली हमारा लॉस कितना आ रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँगा, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा स्पेसिफाइड बिजनेस? जो 4 स्टार होटल हमने चेन्नई में ओपन की, 4 स्टार होटल इन चेन्नई। फटाफट कैलकुलेट करो, 80 लाख 40 बचा 40, 1 लाख 10 लाख, 1 लाख सॉरी 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट आया, सॉरी 1 करोड़ 10 लाख का लॉस आया। हाँ जी आ गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, साथ में क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी थी। वो बोल रहा था कि हमारी एक और 4 स्टार होटल है जिसको हमने 5 साल पहले रन करना स्टार्ट किया था, और उस होटल से हमें 1,30,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि क्या वो भी हमारे लिए 35 एडी बिजनेस है। आंसर इज यस। और क्योंकि 35 एडी बिजनेस है तो 35 एडी बिजनेस की इनकम के साथ क्या 35 एडी बिजनेस का लॉस सेट ऑफ हो सकता है? हाँ हो सकता है। अरे यही तो पढ़ा है तुम्हें कि स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ टुवर्ड द स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो बिजनेस लॉस था उसको अब मैं क्या करूँगा, सॉरी जो बिजनेस मेरा लॉस आया है स्पेसिफाइड बिजनेस से, उस लॉस को मैं सेट ऑफ करूँगा टुवर्ड्स द प्रॉफिट फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस। अब बताओ स्पेसिफाइड बिजनेस से प्रॉफिट कितना है? नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ न्यू 4 स्टार होटल। जानबूझ के न्यू वर्ड उसने बोला ताकि आपको समझ में जाए कि ये भी 35 एडी वाला ही है। हाँ पुरानी है, होटल को मैंने एक्वायर करता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता, इसका कैलकुलेशन अलग होता और वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता। यदि कोई और दूसरा बिजनेस होता, मतलब 14 स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस का प्रॉफिट होता तो भी मैं सेट ऑफ नहीं कर पाता, प्रॉफिट को टैक्सेबल करता और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता। बट क्योंकि न्यू 4 स्टार होटल्स है इन कानपुर, इसका मतलब ये भी तो 35 एडी बिजनेस ही हुआ, और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 1,30,000 बराबर है। तो ये 1,30,000 का जो प्रॉफिट हुआ है इससे हम सेट ऑफ करेंगे, और सेट ऑफ करने के बाद फाइनल नेट इनकम जो हमारी होगी, मतलब क्या मैं क्या बोलूँगा, नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, rather you can say specified business after claiming after set off of losses of specified business। कितना हो जाएगा? 20,000। अच्छा सपोज यहाँ पर ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जितना पूछा था मैंने आपको सभी कुछ करवा दिया। यहाँ पे पहले क्या 3-4 लाइन लिखनी स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में, उसके बाद ये पूरा कैलकुलेशन लिखना, और उसके बाद जरूरत पड़े तो नोट लिख देना। नोट किस लिए? क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि यदि, देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था कि यदि ये बिजनेस जो चेन्नई में जो मैंने होटल ओपन की यदि वो मैं ट्रांसफर कर दूँ तो क्या होगा। अरे जो डिडक्शन आपने क्लेम किया ना वो पूरे डिडक्शन को क्या मान लिया जाएगा आपकी, बोलो क्या मान लिया जाएगा? इनकम। पढ़ा है ना हमने ये तो, कि यदि आप विद इन 8 ईयर लॉक इन पीरियड के अंदर अंदर यदि असेट्स को बेच देते हो, कौन सी असेट? जिसको आपने, जिसके रिस्पेक्ट में आपने 35 एडी में डिडक्शन क्लेम किया, तो जितना क्लेम किया डेट मच अमाउंट ट्रीटेड एज योर इनकम, है ना। हाँ उसमें कुछ प्रोविजंस हमने ऑलरेडी पढ़े रखे हैं, तो वो हमारा मैटर नहीं, मैटर मेरा आपका ये है कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये आपको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? 35 एडी का क्वेश्चन समझ में आया क्या, कैसे सॉल्व करना है? बोलिए। नीचे नोट क्या लिखेंगे चलो बताओ इस पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिए नोट क्या लिखेंगे कि 35 एडी प्रोवाइड्स दैट वेयर द असेसी बिल्ड्स एंड ऑपरेट more than 2-star hotels, 2 star or more than 2 star hotels, then he is eligible
to claim deduction 100% under section 35AD. However, he need to build and operate. But यदि उसने build करके ट्रांसफर कर दिया टू द अनदर पर्सन, क्या बोलूँगा कि यदि उसने ट्रांसफर कर दिया है टू द PQR Limited, in that particular situation assessee shall be deemed to be carrying on a specified business of building and operating a hotel. Therefore MNP Limited would be, बोलो क्या लिखूं, would be eligible or not eligible. देखो क्या लिखा है, MNP Limited be entitled for 35AD if it transfer and operate of hotel in Chennai to PQR Limited while continuing to own said the hotel. डिफरेंस है, दो डिफरेंस. पहला यहाँ पे क्या बोला है, एक वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना कि हमने क्या बोला, while continuing the ownership, मतलब ऑनरशिप मेरे पास है, सिर्फ मैंने मैनेजमेंट के लिए, उसको रन करने के लिए PQR लिमिटेड को हायर किया, तो वी आर स्टिल एलिजिबल टू क्लेम द डिडक्शन. अच्छा, यदि मैं यहाँ पर बोलता कि मैंने PQR लिमिटेड को ट्रांसफर ही कर दिया, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो अब जितना डिडक्शन आपने क्लेम किया वो रिवर्स करना पड़ता, डेट इज टैक्सेबिलिटी आ जाती. क्लियर है, समझ में आया? वापस से मैं बोल रहा हूँ, नीचे वर्डिंग क्या लिखी, ये जो एक लास्ट लाइन लिखी ना, इसने पूरा का पूरा सिनारियो चेंज कर दिया, और मुझे लिखना पड़ेगा कि MNP लिमिटेड इज स्टिल एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन बिकॉज ऑनरशिप मेरे पास है, सिर्फ मैंने ऑपरेशन पर्पस के लिए, ऑपरेट करने के लिए कंपनी हायर की. हाँ, यदि यहाँ पर ऐसा लिखता कि आपने ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर दी, तब तो उस केस में आपको रिवर्स करना ही पड़ता. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 रिलेटेड टू 35AD कंप्लीट होता है. एवरीवन, क्या क्वेश्चन समझ में आया? यदि डाउट होगा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम. यस एवरीवन, यस बोलिए. देखो, सपोज ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने होटल बनाई मोर देन or equal to 2 star. Whether he is eligible to claim deduction under section 35AD? Yes. हमारा प्रोविजन क्या बोलता है, you should build and operate. सिर्फ बनाना नहीं है, उसको ऑपरेट भी करना है. ऑपरेट करने के लिए मैंने इसके लिए एक प्रोफेशनल बॉडी ए लिमिटेड को अपॉइंट कर दिया कि ऑपरेशन आपको संभालना है. बट ऑनरशिप आज भी किसके पास है, मिस्टर ए के पास. आप मुझे बताओ, क्या मिस्टर ए इज स्टिल एलिजिबल टू क्लेम द डिडक्शन? आंसर इज यस, क्योंकि मैंने ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की ना. कंडीशन क्या है कि आपको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करना, बिल्ट एंड ऑपरेट. तो ऑपरेशन के लिए तो आप मैनेजमेंट रख सकते हो ना, एम्प्लॉय रख सकते हो, कंपनी हायर कर सकते हो. हाँ, वहाँ पे ये लिखा था कि हम जब ये ऑपरेशन के लिए कंपनी हायर कर रहे हैं तो ऑनरशिप हमारी कंटिन्यू है. यही रीजन है कि मैंने बोला कि ही इज स्टिल एलिजिबल टू क्लेम द डिडक्शन. सेकेंड क्वेश्चन मैंने बोला कि यदि वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होता, मतलब वो क्या बोलता कि हमने होटल बनाया, बिल्ड किया, ऑपरेट किया एंड सब्सिक्वेंटली उसे बेच दिया विद इन द लॉक इन पीरियड टू द ए लिमिटेड, तो अब आपने जो डिडक्शन अर्लियर डेज में क्लेम किया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. मतलब अब आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी. सिर्फ इतनी सी बात है. बताओ, अब समझ में आया क्या? बोलो बोलो. क्लियर है, क्लियर है. यहाँ पर बस वो जो एक वर्ड लिखा है उसने पूरे के पूरे आंसर को चेंज कर दिया, और वो वर्ड क्या है कि कंटिन्यू टू ऑन द सेड होटल. कौन? MNP लिमिटेड. Therefore MNP Limited is still eligible to claim the deduction. क्लियर है? इसी के साथ 35AD का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है. एग्जाम में जाने के पहले ये क्वेश्चन भी देख के जाना इंपॉर्टेंट है. नाउ प्लीज कम ऑन क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 मैंने क्यों लिया? 30 इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है. आई नो डेट आपको बन जाएगा, फिर भी मैंने पर्पसफुली ले लिया. SM का क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का. देखो क्या बोल रहा है, ISEC Limited is a company, point to be noted, engaged in the business of biotechnology. अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में engaged है. ओके. नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर प्रीवियस ईयर 2021 इज 15,25,890. ओके. आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग, पॉइंट टू बी नोटेड, नीचे जो बातें दी गई वो ऑलरेडी P&L में डेबिट किए जा चुके हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट आया. आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग, ऐसा बोला है. क्लियर है? क्या क्या? Purchase price of raw material used for the purpose of in-house research 1,80,000. Is it allowed? एक बात आपने ध्यान दी, क्या बोला गया कि ISEC Limited is a company, point to be noted, कंपनी है
हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब इन हाउस रिसर्च इससे अलाउड है जिसका 100% डिडक्शन मिलता है और उन्होंने ऑलरेडी डेबिट किया, देयरफॉर नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, मतलब जो करना था वो सही किया, सही किया ना, तो इसलिए नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। सेकंड, परचेज प्राइस ऑफ असेट यूज्ड फॉर इन हाउस रिसर्च wrongly debited to P&L, लैंड 5 लाख। माय गॉड, 35 का प्रोविजन क्या बोलता था, यदि आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हो तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका 100% डिडक्शन मिलेगा, बट अदर देन द लैंड। अब मैंने तो लैंड ही डेबिट कर मारी, तो मैं क्या करूंगा, डिसअलाउड, डिसअलाउड बिकॉज लैंड है, बट बिल्डिंग का तो मिलता है, 100% मिलता है, इसलिए इसके लिए कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है क्या, नहीं। क्लियर है? अरे बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस रिसर्च 100% मिलेगा ना। इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, रिकलेक्ट करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, इसका मतलब हुआ कि ये तो 35 सी सी ए की बात, सॉरी सी 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 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कितना परसेंट डिडक्शन लिया, 100%। क्या डिडक्शन मिलता है? हाँ मिलता है, तो हमने क्लेम किया, बात खत्म हो गई। 1,50,000 डेबिट कर दिया ना। पहले होता था कि 150% डिडक्शन मिलता था, तो मुझे क्या करना पड़ता था, आपने सिर्फ 1.5 लाख ही डेबिट किया, बट मिलता कितना है, 1 लाख, 150%, तो बाकी का बच रहा हुआ 75,000 और लेस करना पड़ता था। बट आज की डेट में तो गवर्नमेंट ने 100% कर दिया, तो जो करना था वही हुआ है। फर्दर नो, नो बोलो, फर्दर नो एक्शन रिक्वायर्ड, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, मतलब ये बात कर रहा है 35 CCD, कंपनी है, एलिजिबल है, इसका मतलब कितना मिलेगा, सिर्फ 100%, बट किसका एक्सपेंडिचर अदर देन द लैंड, लैंड का क्लेम कर लिया इन्होंने, तो बताओ नालायक। क्या करूंगा, ऐड बैक करो इसको भी, ये ऐड बैक हो जाएगा, ये ऐड बैक हो जाएगा, बट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ऑफ स्किल डेवलपमेंट अलाउड, और हमने डेबिट किया, मतलब नो नीड टू डू एनीथिंग। Next, expenditure incurred on advertisement in the political party. This one is also going to be disallowed by virtue of section 37 2AB, not 2AB, 2B, sorry, 2B। क्वेश्चन मोटा मोटा अब हमने समझ लिया, अब इसे सिर्फ सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें। तो अब मैं क्या बोलूँगा, करना क्या है, क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द पीजीबीपी फॉर आइजैक लिमिटेड, तो मैं भी यहीं से स्टार्ट करूँगा, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी फॉर आइजैक लिमिटेड, पीजीबीपी फॉर आइजैक लिमिटेड, ठीक है, पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट नंबर ये लिख दिया, नेट प्रॉफिट एज पर P&L। सर ये कहाँ से ला लिया आपने, बेटा ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, लाने की जरूरत नहीं है। कितना दिया है, 15,25,890, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू P&L, हाउएवर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। जानबूझ के पर्पसफुली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख के ऐसा लिख रहा हूँ, ताकि बार बार मुझे ना लिखना पड़े कि अरे भाई ये डेबिट किया हुआ है, अलाउड नहीं है, इसलिए मैं एड बैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, एड बैक एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू P&L हाउएवर नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, या अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर पीजीबीपी, कैसा भी लिख दीजिए चलेगा। कौन कौन सा एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर 1, पहला एक्सपेंडिचर हमने कौन सा लिया था, परचेस प्राइस ऑफ लैंड, बराबर है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परचेस प्राइस ऑफ लैंड यूज्ड इन हाउस रिसर्च, कितना था फिगर, 5 लाख, 5 लाख ही था ना, हाँ 5 लाख ऐड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, लैंड के लिए हमको डेप्रीसिएशन भी मिलता है क्या, नहीं मिलता, तो इसका और कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारे एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या था, देखो तो जरा, एड बैक क्या किया है, हाँ, परचेस ऑफ अगेन लैंड फॉर स्किल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चलो बताओ क्या लिखूंगा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट टूवर्ड्स परचेस ऑफ लैंड,
नॉट अलाउड एज डिडक्शन, नॉट क्वालिफाई फॉर 35 CCD। प्रोविज़न नंबर मैंने आपको लिखवाया है, आप लिख सकते हैं, ये 35 हो गया, 35 CCD हो गया। प्रोविज़न नंबर याद है तो लिखना, नहीं याद है तो मत लिखना, बट गलत मत लिख के आना, है ना। प्लीज़ एग्जामिनर को बेवकूफ़ ना समझे, उसके पास इनफ माइंड है, ये सारे प्रोविज़न उसको पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या और क्या डिसअलाउड किया, 75,000 पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉइंट नंबर 3 लिखो, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन द पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मगर एक बात ध्यान रहे, पॉलिटिकल पार्टी, एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर तो मैं आपको डिसअलाउड कर रहा हूँ, बट इसके लिए मुझे एक नोट लिखना पड़ेगा, और नोट लिख के क्या बोलना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे तो डिसअलाउड कर दिया, बट इसका 80 GGB में आप 100% रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम GTI, ये ध्यान रखना। और कुछ है क्या, नहीं है, तो फाइनली अब मेरी क्या आ जाएगी, देयरफॉर PGBP, PGBP फटाफट कैलकुलेट करो, 15 5 20, 22 22 23 23 लाख 890, दिस इज योर PGBP। अच्छा, ये एक नोट तो लिखना ही लिखना, इसके साथ एक नोट और लिखना कि अदर एक्सपेंडिचर already debited to P&L and allowed as deduction 100%, therefore no adjustment required। क्लियर है। अच्छा बताइए, क्या क्वेश्चन 30 आपको समझ में आया एवरीवन? यदि कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 30 आपको समझ में आया? यदि आपने मेरे साथ साथ रिवीजन किया होगा, एक बार घर में वापस से आप रिवाइज करके बैठे हुए हो, तो बहुत ही इजी गोइंग, बहुत ही ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो चिल्लर है, इतना इजी था, हम पहले क्यों नहीं बना पाए इसको, पहले ही बना लेना चाहिए था। बोलिए, समझ में आ गया क्या? बोलो मेरे भाई, हाँ नहीं कुछ तो बोलो। यस, तो नाउ वी आर कमिंग इनटू क्वेश्चन नंबर 33। 33 इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन मोर और लेस, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में देख के जाना, एग्जाम में आएगा तो ट्रबल करेगा। 33 का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 द following payment expenditure were made or incurred by Mr. Yuan Raja, resident individual, okay, whose turnover during the year ended 31st March 2020 rupees 99 lakh। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये हमें टर्नओवर क्यों बता रहा है, ये हमें टर्नओवर क्यों बता रहा है? सिर्फ इतना पहली 2 लाइन पढ़ के ही मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि ये मुझे बताना चाह रहा है कि बंदे को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़। बोलो हाँ। अच्छा, एट द सेम टाइम TDS के प्रोविजन में लंबे लंबे हमने अमेंडमेंट किए हैं, और उन सब में अमेंडमेंट क्या किया, पहले हम क्या लिखते थे, पहले हम लिखा करते थे if individual or HUF liable to tax audit, if individual or HUF liable to tax audit, then only TDS is required to be deducted in case of certain provisions। बट गवर्नमेंट ने ये पूरे डिलीट करके क्या लिखा, इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम, देन यू नीड टू डिडक्ट TDS। बराबर है ना। अब बंदे का टर्नओवर कितना है, 99 लाख। 99 लाख का इसका मतलब क्या, बंदे को वो सारे प्रोविजन जिसमें हमने बोला 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होगा देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, वो कंसेप्ट एप्लीकेबल होता ही नहीं। मतलब TDS विदाउट डिडक्टिंग TDS भी पेमेंट किया होगा तो एलिजिबल देंगे हम। समझ रही कुछ बात? क्योंकि बंदा कैसा है, मिस्टर युवान, मतलब इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है और टर्नओवर इज लेस देन 1 CR। आगे साथ में रेसिडेंट इंडिविजुअल, इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 वॉज पेड टू रहमान एंड कंपनी रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट, देखो बोल दिया ना उसने, विदाउट TDS। ऊपर पढ़ के ही समझ में आ गया था क्वेश्चन क्या पूछने वाला है अपने से। 194A की TDS की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोले तो 194A। 194A में हमने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल और HUF while making a payment of interest is also liable to deduct TDS subject to condition their turnover is more than ₹1 करोड़। बट बंदे का टर्नओवर तो 1 करोड़ से कम है, इसका मतलब no TDS required, hence expenses, therefore expenses allowed as deduction। क्लियर है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया।
डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं करेगा 40A1 का, सिंपल। ये बेसिकली ये क्वेश्चन किसके बारे में है, 40A1 का अलाउंसेस अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज बंदे ने टीडीएस काटना ही नहीं था, उसने नहीं काटा, पेमेंट कर दिया। ओके, सेकंड, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटरेस्ट 4000 वॉज पेड टू आर.डी. बर्मन साहब, नॉन रेसिडेंट, विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब यहाँ पर क्या करें, बोलो एनीबडी। यहाँ पर कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है पता है आपको, यहाँ पर 194A नहीं हो रहा है, यहाँ पे 195 हो रहा है। यहाँ पर हमारा असेसी जिसको हमने इंटरेस्ट पे किया वो रेसिडेंट था, बट यहाँ पर क्या है, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के केस में हमारे पास प्रोविजन सेपरेट होते हैं, और जिसके लिए सेपरेट प्रोविजन ना है उसके लिए 195 एप्लीकेबल है। इफ़ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू द नॉन रेसिडेंट देन 195 एप्लीकेबल। अब 195 क्या बोलता है कि टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई लिमिट तो है ही नहीं, और ना ही हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि यदि ये इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तभी, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। अब क्या होगा, टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, देयरफॉर 40A1 में 100% डिसअलाउड। वाई 100%, वाई नॉट 30%, बिकॉज पेमेंट मेड टू द, बोलो, पेमेंट मेड टू द नॉन रेसिडेंट। और क्योंकि मैंने नॉन रेसिडेंट, यदि रेसिडेंट को पेमेंट करता तो तब तो टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं होता, बात ही खत्म हो जाती। नेक्स्ट पॉइंट, 5 लाख वॉज पेड एज सैलरी टू रेसिडेंट इंडिविजुअल विदाउट डिडक्शन टैक्स एट सोर्स। मुझे बताइए इस केस में क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्या मुझे 192 के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे, बस आपको ये बताना है। सैलरी बोल रहा है, इसका मतलब 192 का टीडीएस है। 192 का टीडीएस क्या बोलता है कि यदि बेसिक एग्जाम्शन लिमिट के ऊपर आप दे रहे हो देन यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। बताइए क्या करूँ मैं, टीडीएस डिडक्ट तो करना चाहिए था, आपने नहीं किया। 5 लाख की इनकम है एंड आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो अब क्या करूँगा मैं क्या बोलूँगा, टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बट नॉट डिडक्टेड, देयरफॉर डिसअलाउंसेस। अब कौन सा 40A1A कितना डिसअलाउड होगा, 30% डिसअलाउड, क्योंकि पेमेंट किसको है, रेसिडेंट। यदि यही नॉन रेसिडेंट को बोलता ना तो 40A3 का प्रोविजन में लगाता, सॉरी 40A2 का प्रोविजन में लगाता, और सॉरी 40A3 का प्रोविजन में लगाता और चिल्ला के बोलता क्या, 100% परमानेंटली डिसअलाउड। याद आया कुछ, बट पेमेंट आपने सैलरी का किसको किया, रेसिडेंट, तो 30% मैं डिसअलाउड करूंगा। मतलब 5 लाख का 30% मतलब कितना, 1.5 लाख ऐड बैक करो नेट प्रॉफिट में। नेक्स्ट प्रोविजन, कमीशन 17,000 वॉज पेड। अब यहाँ पे कौन सा प्रोविजन, अगेन 194H। 194H भी कब लगता है, जब आपका बंदा, जब इंडिविजुअल जो डिडक्टर है उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो। देयरफॉर यहाँ पे भी 40A1 का डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। आया क्या समझ में एवरीवन। ये आपका जो क्वेश्चन था ये 40A1/1A से रिलेटेड है। यदि आपने 40A1/1A साथ में अलॉन्ग विद द टीडीएस चैप्टर पढ़ के रखा है तो ये आपके लिए बहुत स्मूथ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते हैं तो ट्रबल भी करते हैं क्योंकि ये टीडीएस के साथ लिंक होते हैं, तो आपको टीडीएस के प्रोविजन भी थॉरोली पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई क्या। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मुझे याद आया, इसके पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 30 में सपोज, सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनो, सपोज यहाँ पे मैं बोलता कि कंपनी की जगह कोई इंडिविजुअल है, कंपनी की जगह या और कोई अदर असेसी होता तो 35 CC/D का जो डिडक्शन हमने दिया वो डिसअलाउड हो जाता, बिकॉज CC/D का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, कंपनी को। तो ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। 35 CC/D के लिए मैंने आपको समझाया था, स्किल डेवलपमेंट कहाँ जाके, CC/D में, किसके साथ, कंपनी में। अकेले कौन जाके पिएगा 150 रुपये की कॉफ़ी, कंपनी में जाएंगे 2 घंटे बैठ के कॉफ़ी पियेंगे 150 रुपये की, पहले 150 की थी अब 100 की हो गई, 100% डिडक्शन। क्लियर है, अदर देन लैंड। चलो 33 के बाद अब आ जाइए 34, क्वेश्चन नंबर 34 एवरीवन। अगेन ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है रिलेटेड टू टीडीएस, करवाने की जरूरत है या फिर आगे बढ़े, बोलो।
करवाने की जरूरत है या फिर आगे बढ़ जाऊं मैं? बोलो क्या बोला हुआ है? मिसेस अरोरा लिमिटेड, वेरी गुड। अरोरा लिमिटेड है मतलब टीडीएस के प्रोविजन तो बट ऑब्वियस लगने ही लगने। एक्सपेंडिचर की डिटेल्स दी है, प्रोफेशनल फी 50,000 पे करे, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, डिसअलाउड 40A1 में, क्योंकि रेसिडेंट कितना 30% डिसअलाउड। नेक्स्ट, इंटीरियर वर्क्स डन बाय मिस्टर हरी 2 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पेमेंट मेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2021, टैक्स डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 was पेड ऑन 30/6, मतलब ड्यू डेट के पहले मैंने पे कर दिया, बराबर है ना, अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि ड्यू डेट एज पेड बिफोर ड्यू डेट। आंसर आप सबके पास ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा किस तरीके से हमने लिखा है, प्रॉपरली लिखना कैसे है। फैक्ट्री रेंट 15 लाख का, 194 आई, ये कौन सा था 194, बोलो 194 जे, ये भी कौन सा था 194 जे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड पेड ऑन 110, ओ माय गॉड, ड्यू डेट के बाद पेमेंट हुआ, इसका मतलब 30% डिसअलाउड, क्योंकि पेमेंट है रेसिडेंट को। ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया ना, ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया होता तो हम अलाउ कर देते, बट ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया तो डिसअलाउड। अब ये 30% कब अलाउ हुआ, तो यहाँ पे ये भी लिखना कि इस साल तो हम 30% डिसअलाउड करें, मतलब 15 लाख का 30% मतलब क्या, 4.5 लाख, बट ये 4.5 लाख नेक्स्ट ईयर में अलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर में टीडीएस पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन फिक्स डिपॉजिट 2 लाख रुपए, डिडक्टेड ऑन 31/12/2020 एंड पेड ऑन बिफोर द ड्यू डेट, कौन सा है 194A, allowed as deduction because before the due date. Payment made to Messrs 6 and Company towards import of raw material 25 lakh. Import of raw material, no tax was deducted at source. अब ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर टीडीएस का कोई प्रोविजन है नहीं, हाँ, बट अब नया एक प्रोविजन आया है 194Q, जो आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन दी है क्या, उसके आगे पीछे की कहानी दी है क्या, नहीं दी, तो स्ट्रेट अवे हम बोल देंगे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, देयरफॉर अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 34, समझ में आया? 34 समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट प्रोविजन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 36। ये 36 रिलेटेड टू 40B है। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है क्या? नहीं सर, आपने ये क्वेश्चन हमें नहीं करवाया, रेगुलर क्लास में आपने करवाया होगा बट हमें नहीं करवाया। अच्छा, 40B का प्रोविज़न वैसे बोलता क्या है? वो बोलता है कि इंटरेस्ट का हम डिडक्शन देंगे 12% पर एनम मैक्सिमम, डेट टू इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय डीड। दूसरा बोलता है कि हम सैलरी एक्सेट्रा का पेमेंट आपको अलाउ करेंगे, वो भी सिर्फ किसको, वर्किंग पार्टनर को। कितना मैक्सिमम, कितना बोलता है, बोलो? बुक प्रॉफिट अप टू ₹3 लाख है तो 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। और यदि 3 लाख से भी ज़्यादा हुआ तो फिर क्या करोगे आप? सर ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2,70,000 प्लस बैलेंस का 60%, दिस इज द मैक्सिमम अलाउबल। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी रहता है इस टाइप के क्वेश्चन। काफ़ी समय हो गया इंस्टीट्यूट ने 40B के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है, देख के जाइए क्या है क्वेश्चन। पढ़ेंगे क्या? हाँ जी, क्या बोलता है देखो, राव एंड जैन, अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर्स, रिपोर्ट्स ऑफ नेट प्रॉफिट 7 लाख, नेट प्रॉफिट मुझे जो बताया गया 7 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम, सैलरी 20,000 ईच पर मंथ, हमने डिडक्ट नहीं किया, पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर, authorized by the deed, depreciation 1.5 lakh on plant and machinery 32 computed, interest on capital at the rate of 15%, पार्टनरशिप एज पर द पार्टनरशिप डीड 5 लाख कैपिटल है, एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट। ये नहीं भी बताता तो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो बता दिया, अच्छी बात किया। कंप्यूट बुक प्रॉफिट, पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद ये बताना है कि 40B के डिडक्शन कितने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला नहीं है बट मैं आपको बोलता हूँ कि पार्टनरशिप फर्म की पीजीबीपी की इनकम भी कैलकुलेट करनी है, साथ में पार्टनर की इनकम भी आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? सर सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कैलकुलेट बुक प्रॉफिट।
बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हवन करेंगे। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एंड इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर राव एंड जैन कंपनी। सबसे पहले पर्टिकुलर रुपीस, हमेशा याद रखना जब आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो पीजीबीपी भी साथ में कैलकुलेट कर लिया करो, क्योंकि सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बच जाता है, बाकी सब हम दे चुके होते हैं। पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल बिफोर सैलरी डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। जो बोला मैंने लिख दिया। कितना दिया हुआ था देखो तो जरा, 7 लाख, लिख दो 7 लाख। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने सैलरी का डिडक्शन अभी तक क्लेम ही नहीं किया, मतलब एडबैक करने की जरूरत है नहीं, इंटरेस्ट को एडबैक करने की जरूरत है नहीं, बट क्या डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, यस। इसका मतलब क्या, मैं यहां से लेस क्या करूंगा, पॉइंट नंबर बी, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, कंप्यूटेड दिया होता है 1,50,000, लेस कर दीजिए अंडर सेक्शन 32। अब सैलरी, पहले तो हमने सैलरी की बात की, सैलरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सैलरी के लिए हमें पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, परमिसेबल रिडक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद बात होगी। और ऑलरेडी हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय सैलरी डेबिट नहीं की, तो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। सैलरी की बात हो गई। फिर मैंने बोला डेप्रिसिएशन जो है उसको लेस कर दो, तो आपने लेस कर दिया, क्लियर है। अब बात आती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट भी आपने किया नहीं, बट बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय मैंने आपको क्या सिखाया था कि सारे एडजस्टमेंट कर देना एक्सेप्ट सैलरी। मतलब कायदे से अब मुझे क्या करना चाहिए, बोलो क्या करूं, लेस करो इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 40 भी अलाउड कितना है सर, मैक्सिमम 12% पर एनम अलाउड है। आपको बोला कितना गया, 5 लाख रुपए, कितना बोला गया, 5 लाख कैपिटल है, 5 लाख का 12%, 60,000, 60,000 ही हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट। अब मेरा क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर डी, देयरफॉर बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ 40B 2 लाख माइनस के 4,90,000 आया क्या। अब इसको यहीं पे छोड़ दो, इसके नीचे का पेज ब्लैंक छोड़ दो और नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट किस बात की, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी टू वर्किंग पार्टनर। कैसे बनाएंगे, हम अपने बुक प्रॉफिट को देखेंगे। पॉइंट नंबर ए, बुक प्रॉफिट कितना है, 4,90,000। कैसे आया, कैलकुलेट करके दिखाया है ऊपर, देख लो, ये 490। पॉइंट नंबर बी, मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B। प्रोविजन क्या बोलता था, अप टू ₹3,90,000, मतलब 2,70,000 प्लस 60% ऑफ द बैलेंस, तो 60% ऑफ 1,90,000। कैलकुलेटर है अपनी कोमल कोमल उंगलियों से, कैलकुलेटर में 190 का 60% लो प्लस 2,70,000 ऐड करो, कितना आ रहा है, 3,84,000। कितना आ गया, 3,84,000। करेक्ट किया है क्या, चेक कर लो एक बार, करेक्ट है 3,84,000। पॉइंट नंबर सी, एक्चुअल सैलरी टू वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर को आपने एक्चुअल सैलरी कितनी दी, तो हमने बोला जी 20,000 रुपये पर मंथ हम देते थे, इंटू 12 मंथ्स, इंटू 2 पार्टनर, 2 वर्किंग पार्टनर थे ना, मतलब टोटल कितना दे दिया, 4,80,000। पॉइंट नंबर डी, देयरफॉर अलाउड या अलाउएबल डिडक्शन, अलाउएबल डिडक्शन कितना होगा, बी और सी विच एवर इज लेस। अब मैक्सिमम कितना है 384, हमने कितना दिया 480, तो कितना मिलेगा 384, बराबर है क्या, 384 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब ये 384 को उठाइए, यहां से लेस करिए, क्या, सैलरी टू वर्किंग पार्टनर।
अलाउएबल, पूछा हमसे सिर्फ दो चीज़ थी, एक तो बुक प्रॉफिट और दूसरा परमिसेबल डिडक्शन कितना है, तो वो दोनों हमने बता दिया। परमिसेबल डिडक्शन 384 का है, बुक प्रॉफिट 490 है। मगर मैंने आपको बोला दो चीज़ें और बतानी है, पार्टनरशिप फर्म की इनकम और पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल इनकम। अलाउएबल अंडर सेक्शन 40B प्यार से लिखना, वर्किंग नोट नंबर 1, और कितना आ जाएगा, कितना आया था 384, 84,000 माइनस किया, देयरफॉर पॉइंट नंबर एफ, पीजीबीपी, किसका पीजीबीपी निकाला है, आइए आपने, सर ये हमने पीजीबीपी निकाला है, किसका बोलो, किसका पीजीबीपी निकाला, पार्टनरशिप फर्म का, 1,06,000। ये आपका पार्टनरशिप फर्म के हाथ में बिजनेस इनकम जो टैक्सेबल होगी उसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। अब बची बात पार्टनर की। अब पार्टनर के हाथ में क्या करना, पार्टनर, अब यहाँ पे ना मुझे ये नहीं बताया गया, उन्होंने क्या नहीं बताया कि पार्टनर को किस रेशो में मिला या किस पार्टनर को कितना मिला, नहीं बताया ना, कोई बात नहीं, डरना नहीं। क्या लिखेंगे, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल इनकम, इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल होगा और सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी। तो इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल सा फंडा है, जितना आपको डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को मिला होगा उतना ही टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 60,000। सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी, जितनी डिडक्शन आपको मिला होगा उतना ही टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कितना होगा, 3,84,000, खत्म। ये पार्टनर का कैलकुलेशन हो गया। यदि वो मुझे रेशो बताता या ये बताता कि किसको कितनी सैलरी दी तो मैं वो भी निकाल के देता, इस पार्टनर के हाथ में इतना टैक्सेबल, इस पार्टनर के हाथ में इतना। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, जितना बताया उतना करो। समझा क्या, क्लियर है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 36 भी सॉल्व कर लिया। 36 में आगे एक्सटेंडेड वर्जन मैंने दिखाया ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। चलो इसके आगे की बात हम करेंगे आज नहीं कल। सो गाइस थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू। कल जब हम मिलेंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, थैंक यू।